Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UP PCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination. So इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस. So we will be talking about United Nations and in particular we'll talk about UNSC, right? So we'll talk about United Nations in this lecture. This lecture is part of mains classroom program. About more courses that are available at Synopsis IAS, you can visit synopsisias.in. यहाँ पे आपको बाकी कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी. देयर आर सेवरल क्लासरूम कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, फाउंडेशनल कोर्सेज. सो यू कैन नो अबाउट एनी ऑफ द कोर्सेज बाय विजिटिंग द वेबसाइट, राइट. यहाँ पे आपको डिटेल्ड अप्रोच, कंटेंट, राइट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सो मूविंग ऑन टू द लेक्चर. United Nations organization we talk about. So in the recent context we know that India is very much pitching for the idea of UNSC reforms, right? So UNSC reforms is an important topic that we need to cover for our exams, so we'll talk about that. So in United Nations की अगर हम बात करें, so when it was established, that becomes important, right? Then इसकी predecessor organization कौन थी and उससे कैसे United Nations जो है वो बेहतर है. How United Nations proved to be better than its predecessor organization which was जो कि कौन थी, जो कि League of Nation थी, right? Then we talk about कि United Nation का structure क्या है, किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, फंक्शंस होते हैं. देयर आर 7 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट. देन व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. अचीवमेंट्स आपको पता होने चाहिए. उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स का आइडिया होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स है. देन व्हाट आर द अचीवमेंट्स, राइट. देन व्हाट आर द चैलेंजेस. सो आप चैलेंजेस की बात करो. व्हाट आर द एरियाज वेयर इट हैज़ नॉट डन सो मच what it was expected from it, right? So challenges की बात करेंगे हम. Then we talk about UNSC reforms. Why is it important? क्यों significant है आज के टाइम में UNSC reforms? Why after challenges you are talking about challenges कि ये कमियां हैं इस बॉडी में, तो ये रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं. तो रिफॉर्म क्या है, क्यों होने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे. देन इंडिया टॉक्स अबाउट कि इंडिया वांट्स मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप टू यूएनएससी. सो इंडिया का क्या केस है, राइट? शुड इंडिया बी गिवन दैट मेंबरशिप, इंडिया की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट. एंड देन व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय इंडिया, इंडिया क्या एफर्ट्स कर रहा है टू गेट दिस मेंबरशिप, राइट. सो दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, हाउ वी कैन मूव अहेड. सो टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस, इट वॉज थ्रू सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस. सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 1945 में, राइट. थ्रू दिस यूएन चार्टर वॉज established and this UN organization was actually established in 1945. इससे पहले जो organization थी League of Nations, that was dissolved. It could not function well, it could not serve the purpose for which it was created, right. So after that this United Nations organization was created for global or world governance, right, for global or world governance. सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड. इसको बढ़ाना है, राइट, पीस को, स्टेबिलिटी को. सो दैट इज़ वाई इट डज सेवरल पीस कीपिंग मिशंस इन द अनस्टेबल रीजन लाइक सूडान, अफ्रीकन नेशंस, वेस्ट एशियन कंट्रीज. सो वहाँ पर पीस मिशंस वगैरह करते हैं. सो इट टॉक्स अबाउट पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन. देन इट टॉक्स अबाउट कि हमें कैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना है, राइट. सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना है, दैट मीन्स कि इट टॉक्स अबाउट एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, इट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग मोर लाइवलीहुड टू पीपल, राइट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ
बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेसिक सर्विसेज दैट शुड बी अवेलेबल टू ऑल, हर किसी को अवेलेबल होने चाहिए, राइट. पोल्यूशन एंड ऑल, उससे वी कैन बी फाइटिंग, वी कैन फाइट बेटर. सो इट टॉक्स अबाउट कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए, इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, एजुकेशन जो है दैट लिटरेसी लेवल शुड बी हाई एंड शुड बी इक्विटेबल, एजुकेशन शुड ऑल्सो बी इक्विटेबल. Then it also talks about ki how we can increase cooperation among countries on several important issues like terrorism, like climate change, right, like nuclear disarmament. Then it is for world governance, also friendly relations between countries, right, and also how we can amicably solve international disputes which are there between countries. So international disputes वगैरह को solve करना, how we can amicably solve them, right. So these are some of the objectives of United Nations. बट अगर हम बात करें कि देयर आर सेवरल डिफरेंसेस, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी लीग ऑफ नेशन, वाई इट फेल्ड. सो इट फेल्ड whereas United Nations was successful. So how UN was successful? We have seen that United Nations में there is more or less there is universal membership, right, there is यूनिवर्सल मेंबरशिप. उसके बाद हम देखते हैं कि इट हैज़ परफॉर्म्ड more well on several socio-economic factors like social matters, international labor organization doing well in the area of कि हमें कैसे worst form of labors को eliminate करना है, child labor को eliminate करना है, human trafficking के against में conventions pass करने हैं. So it has delivered more good on these areas, right. UNESCO है, UNICEF है, these are the organizations of United Nations, specialized organizations. World Health Organization है, right. तो they have performed better than its predecessor which is League of Nations, right. But still there are some weaknesses जो कि हमें United Nations में देखने को मिलती हैं, right. We know कि UNSC is a body which is not democratic, which is not equitably represented. There are certain victor nations जो कि World War II के बाद जीते, so they secured themselves a special position, right, and that was the permanent members and they had veto powers, and veto power होने के कई सारे फायदे हैं, right. They could impose economic sanctions, military sanctions on any country. So P5, the permanent 5 in United Nations Security Council, they have veto power, and it is seen that they are very much polarized, they are very much biased. So these are some of the weaknesses that we see in this particular body, right. So if we talk about the structure of United Nations, the structure क्या है United Nations का? So there are 7 principal bodies of United Nations, right, 7 principal organs of United Nation. अगर हम बात करें कि क्या है वो organ, so one is your United Nations General Assembly, right. So ये United Nations General Assembly में members from all the countries are there, right. From all the countries there will be representation and one member one vote के principle पे ये काम करती है. One member one vote, right. And ये ज़्यादातर साल में एक बार ही मिलती है. It meets once a year. एंड क्या इनका फंक्शन क्या होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? सो कोई मैटर है, कोई किसी मैटर पे जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है तो उस पर डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर ये काम करते हैं. देन यूएन बजट में किस मेंबर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पे इनको डिसाइड करना रहता है, कंसिडर करना रहता है. देन अगर कोई नया मेंबर है, कोई नया कंट्री मेंबर बनना चाहता है, यूएन का सदस्य बनना चाहता है एज नॉन परमानेंट मेंबर, तो उसको इलेक्ट करना, राइट, उसका इलेक्शन. देन ऑल्सो जो एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है. सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. सो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करना ये काम भी होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का. उसके अलावा जो बाकी बॉडीज़ हैं, राइट, न्यू बॉडीज़, अदर बॉडीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके काम को सुपरवाइज करना. दीज आर सम ऑफ द पीस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. देन सेकेंड प्रिंसिपल ऑर्गन इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. सेकेंड इज यूएनएससी. सो यूएनएससी में देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स जिनको हम P5 भी कहते हैं, एंड दे होल्ड एक्चुअली द वीटो पावर,
राइट। उसके अलावा यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। सो टोटल स्ट्रेंथ आपकी यूएनएससी की होती है 15, राइट। 15 इज़ द टोटल स्ट्रेंथ, जिसमें कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, 2 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करती है, उसके बाद ये नाम रिकमेंड करते हैं, एंड देन फाइनली यूएनएससी डिसाइड्स अपॉन देयर अपॉइंटमेंट, राइट। सो ये इनका जो है स्ट्रक्चर है, इस तरीके से काम करते हैं। एंड अगर यहाँ पे इनके फंक्शंस की बात की जाए, यूएनएससी के फंक्शंस की बात की जाए, सो इट एक्चुअली कोई इमरजेंसी का मेजर है, राइट। कोई क्राइसिस सिचुएशन है तो वहाँ पे डिसीजन लेना है, किसी कंट्री पे मिलिट्री सैंक्शन लगाना है या इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना है, तो वहाँ पर ये डील करते हैं, राइट। तो ये इनका कुछ प्रोसेस है। और यहाँ पे जो डिसीजन है, अगर 15 मेंबर हैं तो मिनिमम 9 मेंबर तो सपोर्ट करें उस डिसीजन को, राइट। एंड उस डिसीजन को किसी मेंबर ने वीटो नहीं किया हो, P5 ने वोट उसके अगेंस्ट में नहीं किया हो और 9 सदस्यों ने सपोर्ट कर दिया हो, तो वो मैटर पास हो जाता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑर्गन होता है सेक्रेटेरिएट। सो सेक्रेटेरिएट में जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो इसके हेड होते हैं सेक्रेटेरिएट के, राइट। एंड यहाँ पर ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ही इज़ नॉट फ्रॉम द परमानेंट 5, जो मेजर पावर कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये नहीं होंगे, राइट। देन फोर्थ ऑर्गन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग, राइट। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसमें करीब 15 मेंबर्स होते हैं, 15 जजेस होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और इनका जो टेन्योर होता है वो 9 साल का टेन्योर होता है, राइट। एंड दे आर जॉइंटली इलेक्टेड बाय, ये जो 15 मेंबर होते हैं, दे आर जॉइंटली इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। सो अगर किसी को इलेक्ट होना है यहाँ पे, तो उसको दोनों जगह पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ दोनों ही जगहों पर सेलेक्ट होना पड़ेगा, देन ओनली ही और शी विल बिकम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो अगर हम इनके काम की बात करें, सो ये एक्चुअली कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन 2 कंट्रीज़, राइट, बिटवीन 2 मेंबर्स, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वी गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। इस तरीके के डिस्प्यूट्स हैं तो यहाँ पे इनके पास जाएंगे। देन देर इज़ ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बाद एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। सो दिस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ पे इट इज़ इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसमें 27 मेंबर्स होते हैं एंड ये काम करती है इन एरियाज ऑफ एजुकेशन है, राइट, हेल्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट है। सो बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स में काम करती है। सो इट ऑल्सो सुपरवाइजेस बॉडीज़ लाइक यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, राइट। इस तरीके की बॉडीज़ को यूनाइटेड नेशंस की इनका सुपरविजन भी इस बॉडी के हाथ में है, राइट। एंड देन 7th इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो ये वॉर क्राइम्स वगैरह को देखने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देयर आर 7 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि यूनाइटेड नेशंस के अचीवमेंट क्या हैं, तो देयर आर मेनी अचीवमेंट्स। इट वॉज सक्सेसफुल इन एंडिंग अपार्थीड, राइट। डीकोलोनाइजेशन में इट वॉज सक्सेसफुल। रेफ्यूजीज के केयर में इट इज़ though not very successful, but then care of refugees में there are several resolutions which are passed by United Nations. Human rights protection में it is working. Economic development में it is working, right. Then also in areas of world health, population, famine, food security, right. These are some of the areas where United Nations has performed well. Then peacekeeping missions. So peacekeeping force of United Nations, it has performed very well in areas like in many African countries, in West Asian countries, right. So these are some of the achievements of United Nations. But then despite achievements, we have seen that there are several challenges. बहुत सारे challenges भी हैं, और challenges क्या है अगर हम बात करें तो there are several emerging areas,
जैसे कि टेररिज्म है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है एंड द रीसेंट कोविड पैंडमिक. सो हियर देयर नीड्स टू बी मोर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, राइट. अभी तक हमारा टेररिज्म को लेके कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है. सो दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज. उसके बाद अगर हम परमानेंट 5 की वीटो पावर की बात करें, सो परमानेंट 5 दे आर हाईली पोलराइज्ड एंड ऑल्सो बायस्ड, राइट. कभी भी ये इकोनॉमिक सैंक्शन किसी पे लगा देते हैं, मिलिट्री सैंक्शन लगा देते हैं, सो दैट दे आर एक्टिंग एज हेजेमन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट इन द इंटरेस्ट, अगर आज की हम टाइम की बात करें, राइट. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. उसके बाद जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जिनके बारे में हमने बात किया, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे कि टेररिज्म है, पैंडमिक है, सो इस पर बेहतर नहीं डील कर पा रहे हैं. उसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, तो यहाँ पे वर्टिकल प्रोलिफरेशन पे कोई एफर्ट्स नहीं किए गए हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. उसके बाद पीस कीपिंग मिशन है, पीस स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी है. सो इट वॉज नॉट एबल टू इंश्योर इट इन रीजन्स लाइक सीरिया, अफगानिस्तान, राइट, येमेन. So these are still the areas of turmoil. यहाँ पे अभी भी regional instability है and here United Nations has not performed well, right. उसके अलावा vertical proliferation, nuclear disarmament, इस पे कोई जो है अभी achievement नहीं हुई है, कोई progress नहीं हुई है. So these are some of the challenges that we see at United Nations, right. But there is significant role of United Nations that we have talked about. Now talking about UNSC in particular, तो UNSC का क्या रोल है, सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट. इट इज़ द ओनली बॉडी, यूनाइटेड नेशंस बॉडी, जो कि बाइंडिंग रेजोल्यूशंस इशू कर सकती है, राइट. जो कि किसी कंट्री पे इकोनॉमिक सैंक्शन या फिर मिलिट्री सैंक्शन लगा सकती है, राइट, टू इंश्योर पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. बट स्टिल वी सी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएससी, इट इज़ नॉट इक्विटेबल, सबके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती जोग्राफिकली ऑल्सो, राइट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करो, सो चैलेंजेस की अब हम बात करें, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाई डू वी नीड टू रिफॉर्म दीज यूएनएससी, राइट. व्हाई डू वी नीड टू रिफॉर्म यूएनएससी? सो वन इज़ रीजनल रिप्रेजेंटेशन. We have seen कि यूरोपियन कंट्रीज आर ओवर represented, राइट. वेयर एज अगर हम एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, सो इट इज़ अंडर represented. It is the largest continent but only China is representing it, right. Then if we talk about Africa and South America, so यहाँ से कोई representation नहीं है, so there is no representation, right. So that is the condition. So there are several countries, right, like UK है, France है, they enjoy immense power, right. They enjoy immense power, they are representing, they are over representing a particular region which is Europe. So यहाँ पर they enjoy a position of power. So they enjoy a position of power and whenever there is absolute power, that actually corrupts. So they take actions in their own interest, right. So ये एक problem बन जाता है. And countries like Africa, मतलब continent like totally Africa, that is not at all represented. So that is a problem. उसके बाद हम आज के टाइम में बात करें, so geopolitics is changing. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई थी 1945, राइट, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. सो दैट टाइम जियो पॉलिटिक्स वॉज डिफरेंट, राइट. देयर वर क्लियरली सर्टन विनर्स, राइट. सो उन विनर्स ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई एंड ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा वो अपनी पोजीशन सिक्योर करेगा. सो दे सिक्योर्ड एंड गेव देम अ स्पेशल स्टेटस, अपने आप को एक स्पेशल स्टेटस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीटो पावर, राइट. सो वीटो पावर अपने आप को दे दिया. बट अगर हम आज के टाइम में देखें, सो द ग्लोबल ऑर्डर इज चेंजिंग, डेवलपिंग कंट्रीज are coming to the fore, right. Many developing countries like India, they are now coming and they represent, India actually represent interest of many developing nations. So हमें अब reform की ज़रूरत है, right. Geopolitical realities have drastically changed since then. Then also we have seen that these reforms are long overdue because we have seen that last time जो reforms हुए थे, एक नया permanent member ऐड किया गया था, was in 1963.
बट उसके बाद से कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए. ओवरऑल मेंबर्स तो इंक्रीज हुए, बट देन वीटो पावर में कोई चेंजेस नहीं किए, परमानेंट मेंबर्स में कोई चेंजेस नहीं किए. तो दीज रिफॉर्म्स आर लॉन्ग ओवर ड्यू, राइट. Then also we've seen that these are the areas, matlab these UNSC as a body, there is a north south divide. The countries like USA, UK, France, these are over representing a particular area, right, and this global south is underrepresented. So ये north south divide देखने को मिलता है. उसके अलावा देर आर सेवरल इशूज़ जो कि इमर्जिंग इशूज़ हैं, लाइक पैंडमिक, लाइक टेररिज्म, लाइक क्लाइमेट चेंज. सो इस पे कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, राइट. सो दीज आर द इमर्जिंग इशूज़ विच नीड मोर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच. एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज the countries like developing countries, they are all the more vulnerable, and these are the countries जो कि represented सही तरीके से नहीं है at these global forum. तो यहाँ पर हमें ज़्यादा representation की ज़रूरत है ताकि more diversified viewpoint हो सके and more equitable decisions लिए जा सके, right. उसके अलावा question of veto तो है ही, that जो हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दे एंजॉय वीटो पावर एंड दे मिसयूज करते हैं अपनी वीटो पावर फॉर प्रमोटिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट, राइट. तो ये एक अदर इशू है. सो दैट इज द रीजन वाई वी नीड रिफॉर्म्स एट पर्टिकुलर now that we need reforms, right. That is the case that has arisen and for which now we need reforms. So अगर हम बात करें कि यहाँ पे India is talking about these reforms, India is contesting for its membership, right. So it is why India should be given membership, right. Why India should be given membership. So India should be given membership because it is the largest democracy plus it is a rule following country, right. We always are sticking to the rules, global rules and norms that are there. So we are world's largest democracy. Then we are founding and active member of United Nations. जैसे कि Peace Paris Deal है, so India was a significant player in that. So India actively participate करता है international forums में in negotiations, right. कोई नया initiative लेना है, now climate change है, so India is actively participating in that also. उसके अलावा अगर आप देखो डेमोग्राफिकली जो कंट्री का साइज़ है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि डेमोग्राफिकली जोग्राफिकली इंडिया का पोजीशन इस तरीके का है कि इट इज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, राइट. ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, सो टू काउंटर दैट, टू टैकल विद दैट इंडिया की पोजीशन, दैट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन द इंडो पैसिफिक. सो दैट इज़ वाई वी टॉक अबाउट वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम एशिया पैसिफिक टू इंडिया पैसिफिक. सो डेमोग्राफिकली ऑल्सो एंड जोग्राफिकली इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, राइट. Then India का contribution in the peacekeeping forces, peacekeeping missions, India is one of the largest contributor to the peacekeeping forces. So यहाँ पर ये भी एक चीज़ है कि we are a responsible nation, right. We are peace loving country. We promote peace, stability, prosperity, mutual trust. ये सारे principles को हम follow करते हैं. We have the policy of Panchsheel, right, where we will not be interfering in any country's internal matters, right. Territorial sovereignty. We would be living with peace, living in peace with each other, right. So that is another important aspect. उसके अलावा India is also a responsible nuclear power. We have no first use policy. So that also shows कि India is a very responsible country, right. Then also India has a regional presence, global presence. So that is important, right. So and also India is considered to be the leader of the developing nations. So India is supported by several countries, right. Several African countries, several Latin American countries, right. So they support India on several fronts because of India's soft power, because of India's approach in world governance, right. Because of India's policies, right, that are there, foreign policy, cultural values and all, universal brotherhood की value India promotes, right. So that is why India should be given permanent membership at United Nations Security Council, right. Then we can also talk about कि what are the India's effort. India क्या effort कर रहा है to actually achieve the membership of UNSC. So India is trying to reduce, right. India is trying to reduce the resistance that
from United Nations Security Council, right? So it is minimizing resistance from UNSC. जो भी permanent members हैं उनके बीच में सबको सपोर्ट में लाना, ताकि इंडिया की मेंबरशिप जो है टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सब सपोर्ट करें. बट चाइना को छोड़ के बाकी चार जो हैं दे आर सपोर्टिंग इंडियाज़ केस. इंडिया इज बिट फॉर मेंबरशिप टू दिस परमानेंट बॉडी, right? Then उसके बाद India is also trying to maximize its support at United Nations General Assembly. Then India is collaborating with several forums like African Union है, like G4 countries है जिसमें कि आपके जर्मनी है, जापान है, इंडिया है, ब्राज़ील है. सो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है. देन इंडिया इज़ ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद सेवरल परमानेंट P5 के जो मेंबर्स हैं उनके साथ. मिलिटरीली इंडिया इज़ डूइंग सेवरल डील्स, न्यूक्लियर डील्स कर रहा है. ऑल्सो इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, राइट, टू बिकम अ हार्ड पावर ऑल्सो. अगर आपको अपना ग्लोबल सिग्निफिकेंस बढ़ाना है, for that you also need a strong hard power, and a strong economy is a very important component of hard power, right? So that is very much important. So these are some of the steps that are being taken by India, but still we see that these reforms are not coming. Why reforms are not coming? एक तो political will नहीं है, lack of political will among the permanent 5 members, राइट? बिकॉज वो तो ऑब्वियसली एडवांटेजियस पोजीशन में है, पावर पोजीशन पे है, तो वो क्यों अपनी पावर को छोड़ना चाहेंगे, राइट, या डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे? तो एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है, राइट. उसके बाद जो यूएन चार्टर बनाया गया था 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंडर में, उसको अमेंड करना, उसको चेंज करना इज़ नॉट ईजी, दैट इज़ अ हार्ड टास्क. सो एक वो भी इशू है. उसके अलावा जो परमानेंट 5 के पास वीटो पावर है, तो उनमें से किसी ने भी एक ने वीटो कर दिया तो ऑब्वियसली कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा. सो वीटो पावर का यूज़. उसके अलावा देर आर अदर इनफॉर्मल ग्रुप्स लाइक कॉफ़ी क्लब. सो ये कॉफ़ी क्लब जैसे ग्रुप्स जो हैं ये क्या करते हैं, इंडिया की मेंबरशिप टू दीज बॉडीज दे अपोज, राइट, कि नहीं हमें नहीं लेना है इनको मेंबर एज परमानेंट मेंबर. उसके अलावा वी टॉक अबाउट कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि बात करते हैं कि देयर शुड बी रिफॉर्म्ड UNSC, देयर शुड बी रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म. सो दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग कंसेंसस एज टू व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दे वांट, राइट. तो कंसेंसस नहीं है कि किस तरीके का रिफॉर्म आपको चाहिए, राइट. देन इंडिया का केस डाइल्यूट इसलिए भी हो जाता है कि इंडिया ने NPT नहीं साइन की है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो sometimes some countries criticize India on that ground also. So these are some of the challenges, these are some of the reasons why there is no progress attained yet, right. But still we have to be hopeful, we have to hope that these reforms come, right. This reformed multilateralism is the need of the hour. अगर हम आज के टाइम में देखें situations like pandemic, climate change, right, so these uncertain events are increasing and they need a coordinated response, right. And for coordinated response to actually occur, we need a reformed multilateralism, we need the spirit of universal brotherhood, right. And we need this UNSC to be reformed, to be expanded, to be more representative, right. Until and unless it is more representative, its credibility will also decline, right, because the areas which are not represented will always clamor that they are not represented, their interests are not actually represented in this body. So there might be clashes, there might be cases where countries are not ready to cooperate, right. So for us to have this body more significant, to deal with issues like COVID-19, to deal with issues like terrorism, we need reforms in these bodies, right. We cannot move with the old mindset of the 20th century. Now in 21st century, situations are changing, right. The issues are different, and so we need these reforms, right. So that was it for this lecture. Thank you.